हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। आज हमको प्राप्ति स्थान पढ़ना है व्याकरण का। तो इसके पहले हमने व्याकरण का बेसिक डिस्क्रिप्शन, व्याकरण का पर्याय, व्याकरण का इतिहास, व्याकरण के भेद और व्याकरण का स्वरूप पढ़ लिया है। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट वीडियो व्याकरण की नहीं देखी है, जिसमें हमने ये सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं, तो आप चैनल पे जाके व्याकरण की पार्ट फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं व्याकरण की पार्ट सेकंड वीडियो। तो जिसमें पहला टॉपिक है प्राप्ति स्थान, व्याकरण का प्राप्ति स्थान। ठीक है, व्याकरण जो होता है वह विंध्य के दक्षिण भाग में और उत्तर में सर्वत्र मुख्यतः उत्तर में हर जगह पाया जाता है, पर मुख्यतः कश्मीर में, झारखंड में, नेपाल में, पंजाब में, राजस्थान में, बर्मा में, उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी पाया जाता है, ब्राज़ील में भी पाया जाता है और सोवियत रूस में भी व्याकरण का प्राप्ति स्थान मिलता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्राप्ति स्थान व्याकरण का। तो जो वर्तमान में व्याकरण नाम से 4 प्रकार के पाषाण खंड हमें जो मिलते हैं वो हैं टोरमलिन, फ्लोरस्पर, कैल्शियम फ्लोराइड और रॉक क्रिस्टल। तो ये आपको 4 ध्यान में रखने हैं। ठीक, अब हम देखते हैं व्याकरण का उपयोग। तो व्याकरण का उपयोग सबसे पहला जो इसमें दिया है कि व्याकरण का उपयोग जो हम करते हैं वो ग्राहक को प्रसन्न करने के लिए व्याकरण को धारण करते हैं। दूसरा जो है औषधि रूप में हीरे के अभाव में व्याकरण का उपयोग करते हैं। दूसरा है कि धातु युक्त खनिज से धातुओं को पृथक करने में व्याकरण का उपयोग किया जाता है। तो एक हो गया ग्राहक को प्रसन्न करने के लिए, दूसरा है हीरे के अभाव में, तीसरा है धातुओं को पृथक करने में। ठीक, अब हम देखते हैं व्याकरण शोधन की आवश्यकता। व्याकरण को शोधन करने की आवश्यकता क्यों है। तो व्याकरण को शोधन न करने पर या अशुद्ध वज्र या अशुद्ध व्याकरण का सेवन करने पर हमें किलास कुष्ठ, दाह, संताप, पार्श्वपीड़ा एवं पांडु रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अतः हमें शोधन करने के बाद इसको मारण करना चाहिए। यह हो गया हमारा व्याकरण शोधन की आवश्यकता। अब हम देखते हैं व्याकरण शोधन। ठीक है, तो व्याकरण शोधन के लिए हमें जो द्रव चाहिए वो ये है कि त्रय क्षार, पंच लवण, अम्ल द्रव, मूत्र, कुलत्थ क्वाथ, केले की जड़ का स्वरस, कोंदा का क्वाथ या केवल कुलत्थ क्वाथ। अगर ये सारे द्रव हमें ना मिले तो हम सिर्फ केवल कुलत्थ क्वाथ ले सकते हैं। ठीक, तो त्रय क्षार में हम जानते हैं कि क्या क्या आता है, जैसे सज्जी क्षार हो गया, यव क्षार हो गया और टंकड़ हो गया। तो ये त्रय क्षार में मतलब 3 क्षार इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इन द्रव्यों को मिलाकर, अगर ये सारे द्रव हमारे पास हैं तो इन सारे द्रव्यों को मिलाकर डोला यंत्र विधि से हमें 3 दिन तक स्वेदन करना है। ठीक, 3 दिन तक स्वेदन करने के बाद जो व्याकरण होता है वो शुद्ध हो जाता है। अगर हमारे पास ये सारे द्रव्य नहीं है तो हमें सिर्फ कुलत्थ क्वाथ में डोला यंत्र विधि से 3 दिन तक सेवन करना है। उसके बाद हम व्याकरण को शुद्ध कर सकते हैं, व्याकरण शुद्ध हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया। और दूसरा जो विधि बताई गई है वो ये है कि हम व्याकरण को प्रतप्त कर लें अग्नि पर, उसके बाद 21 बार अश्वमूत्र में उसको हमको बुझाना है, प्रतप्त करना है, हीट करना है, उसको बुझाना है, फिर दोबारा प्रतप्त करना है, मतलब हीट करना है अग्नि पर, फायर पे, उसके बाद फिर बुझाना है। ऐसा ही हमको 21 बार रिपीट करना है। तो इस प्रक्रिया से भी जो व्याकरण होता है वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्याकरण शोधन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्याकरण का मारण। तो व्याकरण मारण के लिए हमें शुद्ध व्याकरण व शुद्ध गंतक दोनों ही समान मात्रा में लेना है। इसके बाद हमको खल यंत्र में शुद्ध व्याकरण या शुद्ध गंधक को डालकर नींबू स्वरस की भावना से घोटकर 8 गजपुट देना है। खल यंत्र में इसको डालकर नींबू स्वरस की भावना से घोटकर 8 गजपुट देना है। इसके बाद जो रक्त आभा वाला भस्म रहेगा, अगर वो हमें प्राप्त हो गया, रक्त आभा रक्त की तरह
वर्ण वाला, तो हम समझ जाएंगे कि व्याकरण का मारण हो चुका है। ठीक है, ये हो गया एक प्रक्रिया या एक प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस ये है कि शुद्ध व्याकरण को हमको हीट कर लेना है, प्रतप्त कर लेना है अग्नि पे। उसके बाद उसको हमको बार बार अश्वमूत्र में बुझाना है। उसके बाद अश्वमूत्र की ही भावना देकर भस्म होने तक पुट देना है। ठीक, और जो ये भस्म बनेगा, इस भस्म को हम वज्र भस्म के अभाव में प्रयोग करेंगे। वज्र भस्म मतलब अभ्रक भस्म के अभाव में। अगर हमें अभ्रक भस्म नहीं है हमारे पास, तो हम व्याक्रांत भस्म का उपयोग कर सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं व्याक्रांत भस्म के गुण। तो व्याक्रांत भस्म के गुण के लिए जो श्लोक दिया गया वो ये है कि आयु प्रश्चा बल वर्ण करो अति वृष्य प्रज्ञा प्रदः सकल दोष गदाय हारी दीप्त अग्निकृत पवि समान गुणस्तरस्वी वैक्रांतकः खलु वपुर्बल लोहकारी। फिर से आयु प्रश्चा बल वर्ण करो अति वृष्य प्रज्ञा प्रदः सकल दोष गदाय हारी दीप्त अग्निकृत पवि समान गुणस्तरस्वी वैक्रांतकः खलु वपुर्बल लोहकारी। तो ये आपको मिल जाएगा रस चूड़ामणि के 10वें अध्याय में। तो जो व्याक्रांत भस्म के गुण होते हैं वो ये हैं कि व्याक्रांत भस्म आयु वर्धक, बलवर्धक, वर्णवर्धक, बुद्धिवर्धक, अत्यंत वृष, त्रिदोष से उत्पन्न सर्वव्याधि नाशक, जठराग्नि प्रदीपक, हीरे के समान गुण वाला, यहाँ तरस्वी जो हो रहा है हीरा, हीरे के समान गुण वाला, तथा शरीर को लौह के समान दृढ़ करने वाला होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक रस चूड़ामणि के अकॉर्डिंग। ठीक, अब देखते हैं आयुर्वेद प्रकाश के अकॉर्डिंग व्याक्रांत भस्म के गुण। तो इन्होंने जो श्लोक दिया है या वर्णन किया है वो ये है कि व्याक्रांतस्तु त्रिदोषज्ञ षड्रसो देहदा धैर्यकृत पांडु उदर ज्वर श्वास काश याक्षम प्रमेह नुत। फिर से व्याक्रांतस्तु त्रिदोषज्ञ षड्रसो देहदा दृढ़कृत पांडु उदर ज्वर श्वास काश याक्षम प्रमेह नुत। ठीक, तो इन्होंने कहा है कि व्याक्रांत भस्म जो होता है वो त्रिदोष नाशक, षड्रस युक्त, देह को दृढ़ बनाने वाला, पांडु उदर ज्वर श्वास काश याक्षमा या क्षय रोग तथा प्रमेह नाशक होता है। ठीक है, तो जो व्याक्रांत भस्म होता है आयुर्वेद प्रकाश के अकॉर्डिंग वो त्रिदोष नाशक होता है, षड्रस से युक्त होता है, देह को दृढ़ बनाने वाला होता है, पांडु उदर ज्वर श्वास काश याक्षमा मतलब क्षय रोग और प्रमेह नाशक होता है। ठीक, अब हम देखते हैं व्याक्रांत भस्म की मात्रा। तो व्याक्रांत का भस्म के रोगी के बल एवं काल के अनुसार हमें देना चाहिए। इसकी मात्रा जो हमें बताई गई है समानता वो 1/4 मतलब 1/24 रत्ती से 1/11 रत्ती तक, मतलब 5 mg से 10 mg तक हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि रोगी के बल एवं काल के अनुसार हमको व्याक्रांत भस्म का प्रयोग करना चाहिए। अब हम देखते हैं व्याक्रांत के प्रमुख योग। ठीक है, या वैशिष्ट योग। तो इसका जो योग दिया गया है वो रत्नागिरी रस, कांचनाभ रस, सूचिका भरण रस, नवरत्न राजमृंगाक रस, नवरत्न राजमृंगाक रस, अपूर्व मालिनी बसंत। फिर से इसका जो योग है रत्नगिरी रस में, कांचनाभ रस, सूचिका भरण रस, नवरत्न राजमृंगाक रस और अपूर्व मालिनी बसंत में। ठीक, तो ये हो गया हमारा टॉपिक। जो महारस का दूसरा टॉपिक था व्याक्रांत, वो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट डे हम मार्गचिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर इस टॉपिक में मतलब व्याकरण के टॉपिक में या अभ्रक के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो कहीं से भी, तो आप हमें कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी वीडियो पे
कोई भी टॉपिक पे वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं या अपना सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।